Okay, so yesterday हमने यहाँ तक ऑलरेडी पढ़ा था. Yes or no? Yes. Is having any doubt in this? किसी को इसमें डाउट है? किसी को नहीं समझा इसमें? ऐसा कुछ है क्या? Anyone? Yes or no? No. Okay. Hello. Now let us move on to the next part. That is the transport of gases. Now in transport of gases, oxygen का transport and carbon dioxide का transport. Again it is very important कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन कराता है और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कौन कराता है. ठीक है. सो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट इज डन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू, बिकॉज व्हेन वी आर इनहेलिंग द एयर, जब हम लोग सांस अंदर ले रहे हैं, हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं. ये ऑक्सीजन कहाँ पर जा रहा है? सबसे पहले हमारे लंग्स में जा रहा है, फिर लंग्स से सारे टिश्यूज के पास जाएगा. तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ पे होता है? फ्रॉम लंग्स टू दी टिश्यूज. सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स, फ्रॉम टिश्यू टू दी लंग्स. ठीक है. सारे टिश्यूज से CO2 इकट्ठा होगा, लंग्स में आएगा और हम उसे एक्सेल करेंगे. नाउ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट सिर्फ दो तरीके से होता है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट सिर्फ दो तरीके से होता है. दैट इज इन फिजिकल सॉल्यूशन, दैट इज इन द ब्लड प्लाज्मा. ब्लड के अंदर यू नो दैट प्लाज्मा होता है. द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड एज द प्लाज्मा. सो ब्लड प्लाज्मा में भी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, and the maximum transport has been done in the form of oxyhemoglobin. Oxyhemoglobin. Hemoglobin plus oxygen is called as oxyhemoglobin. समझ में आ गया मेरी बात? All of you. ठीक है. मतलब जब हम इनहेल कर रहे हैं, जब हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, तो हमारा आरबीसी के अंदर, हमारे आरबीसी के अंदर जो हेमोग्लोबिन है, it is combining with the oxygen to form the oxyhemoglobin. Is that very clear to all of you? समझ में आ गया इतना? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. अब देखो, पर कार्बन डाइऑक्साइड का ऐसा नहीं है. कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के लिए 3 थिंग्स रेस्पॉन्सिबल है. यही जो अभी मैं आपको बता रही हूँ, ये हमको डिटेल में पढ़ना है और समझना है. तो प्लीज अच्छे से समझ के लो. कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 3 चीज रेस्पॉन्सिबल है. Carbon dioxide is brought to the lungs. Carbon dioxide is brought to the lungs in the form of carbonic acid. ठीक है. Number 1. Or it will combine with the hemoglobin to form carbaminohemoglobin. And number 3, carbon dioxide is also brought in as the bicarbonates. तो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक जो आता है वो 3 तरीके से आता है. ये तीन लोग के फॉर्म में, 3 कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आता है. या तो वो कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में आएगा, या तो वो हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करेगा टू फॉर्म कार्बामिनोहेमोग्लोबिन, या फिर बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में आएगा. ठीक है. अब हम यही सब चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे. तो लेट अस अंडरस्टैंड. अभी मैंने जो आपको यहाँ पे ब्रीफ में बताया है, लेट अस अंडरस्टैंड इन डेप्थ की. लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ परसेंटेज. व्हेन आई टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहेमोग्लोबिन, मतलब ऑक्सीजन प्लस हेमोग्लोबिन, दैट वी हैव टू लर्न. ये सारा जो मैं आपको यहाँ पे हेडिंग्स दी हूँ, ये सब चीज आपको भी पढ़ना है इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. आपको क्या क्या पढ़ना है कि कैसे ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन कंबाइन करता है. ठीक है. सो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहेमोग्लोबिन पढ़ना है. फिर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहेमोग्लोबिन. अभी देखो, मैंने इनहेल किया गैस को, ऑक्सीजन अंदर गया. ऑक्सीजन अब अंदर जाने के बाद सारे टिश्यूज में जाते वक्त हेमोग्लोबिन का उसने साथ छोड़ना चाहिए ना, तभी तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा. तो डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहेमोग्लोबिन मतलब हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का अलग होना, जिससे कि ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर जा सके. तो वो भी एक प्रोसेस है. पहले फॉर्मेशन होना, फॉर्मेशन होके सारे टिश्यूज तक पहुंचना, जैसे ही टिश्यू के पास आएगा उसका डिसोसिएशन होना, उसका अलग होना. देन
we are going to learn formation of oxyhemoglobin and dissociation of oxyhemoglobin. इससे एक कर्व फॉर्म होता है, ग्राफिकल फॉर्म में we have to understand, that is called as the oxygen dissociation curve. ठीक है, with respect to that we have to learn the Bohr's effect and the Haldane effect. ठीक है, तो ऑक्सीजन के अंदर ही हमें बोर्स इफेक्ट पढ़ना है, हमें हेल्डेन इफेक्ट पढ़ना है. हाँ, अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का. तो कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने भी आपको बताया कि 3 फॉर्म में पास ऑन होता है, कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनेट एंड द कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन. तो प्लाज्मा के अंदर कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में जस्ट 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज बीन ट्रांसपोर्टेड. बाइकार्बोनेट के आयंस के फॉर्म में 70%, मतलब maximum CO2 का transport is been done with the help of the bicarbonate ions. In carbon dioxide we have to learn Hamburg's phenomenon, या फिर जिसको क्लोराइड शिफ्ट भी कहा जाता है. और रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है. तो हेमोग्लोबिन में 23%. समझा मैंने क्या बताया आपको? ठीक है, हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस मच? So no? Yes, ma'am. तो चलो let me see. Sharon, please mute your mic, beta. Sharon, batch 1. Sharon Saji, batch 1. Please mute your mic. Sorry, mute बोल रही हूँ, unmute your mic. Yes, miss. हाँ, चलो मुझे बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनोहेमोग्लोबिन कितना % होता है? How much % in the form of कार्बामिनोहेमोग्लोबिन? Who knows the answer? 23%. शाबाश, वेरी गुड, इट इज 23%. आप देख सकते हो स्क्रीन पे बाय रेड ब्लड सेल्स, और रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है. तो रेड ब्लड सेल्स में हेमोग्लोबिन है, तो हेमोग्लोबिन combines with the carbon dioxide to form the कार्बामिनोहेमोग्लोबिन. इसके पहले वाले पीपीटी में मैंने बताया ना, एज कार्बामिनोहेमोग्लोबिन. तो हेमोग्लोबिन कहाँ पे होता है, आरबीसी में. तो आरबीसी से कितना परसेंटेज कैरी ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, 23%. नेक्स्ट, अभी मैंने यहाँ पे बताया एज कार्बोनिक एसिड. तो कार्बोनिक एसिड से कौन करेगा, इन दी ब्लड प्लाज्मा. सो दैट इज जस्ट 7%, थोड़ा सा. फिर मैंने आपको यहाँ पे बताया था एज बाइकार्बोनेट. बाइकार्बोनेट मैक्सिमम होता है. सो 70% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज बीन ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट. ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ही आपको हैम्बर्ग्स फिनोमेनन पढ़ना है और क्लोराइड शिफ्ट भी पढ़ना है. ठीक है, तो ये सब चीजों का है ना बेटा, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट कि आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में क्या पढ़ना है और ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में क्या पढ़ना है. ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में ही आपको बोर्स इफेक्ट पढ़ना है और हेल्डेन्स इफेक्ट, और कार्बन डाइऑक्साइड में आपको हैम्बर्ग्स फिनोमेनन और क्लोराइड शिफ्ट पढ़ना है. चलो लेट अस अंडरस्टैंड द फर्स्ट वन. अब हम ये पहला ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ेंगे और फिर बाद में ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ेंगे. तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. अभी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहेमोग्लोबिन होता है. तो देखो 97% ऑफ ऑक्सीजन, 100% में से 97% ऑफ द ऑक्सीजन इट कंबाइंस विद द हेमोग्लोबिन व्हिच इज प्रेजेंट इन द आरबीसी. तो उससे क्या बनेगा मुझे बताओ, उससे बनेगा ऑक्सीहेमोग्लोबिन. अब ये 97 में से 3% बच रहा है, तो जो 3% है इट इज ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व्ड स्टेट बाय द प्लाज्मा. समझ में आ गया? हाँ, ये दोनों पॉइंट से ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया. देखो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट में मैंने आपको ये 2 पॉइंट्स बताए थे, एंड एज ऑक्सीहेमोग्लोबिन. तो ये दोनों पॉइंट्स देखो यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको. 97% ऑफ
वो हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है टू फॉर्म द ऑक्सी हेमोग्लोबिन एंड 3% इज इन द डिसॉल्व स्टेट बाय द प्लाज्मा। ठीक है, अच्छा, अब 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन, अभी आप इस डायग्राम को अच्छी तरह से देखो, एक मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन के अंदर 4 Fe+ आयंस होते हैं which can pick up one molecule of this oxygen। इसका मतलब क्या हो गया कि एक हेमोग्लोबिन के अंदर 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं। समझ में आया? देखो इस डायग्राम को भी आप अच्छी तरह से देखो, ये देखो ब्लू कलर से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स दिखाया गया है। ये क्या है? दिस इज द आरबीसी। आरबीसी के अंदर का पार्ट ही आपको दिखा रहे हैं हेमोग्लोबिन। सो हेमोग्लोबिन के अंदर 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन के अंदर 4 Fe+ आयंस हैं। Fe+ आयन, हर एक Fe आयन क्या कर रहा है? मॉलिक्यूल को बाइंड कर रहा है, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड कर रहा है। सो दैट मींस 1 हेमोग्लोबिन कैन बाइंड 4 molecules of oxygen। You can see this reaction, 4O2 plus Hb will give you Hb4O2. What is Hb4O2? It is oxyhemoglobin. Understood all of you? Yes, ma'am. Yes. Okay, now let us learn कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। अगेन द सेम थिंग है, थोड़ा सा और समझ के लो। अब हम डिसोसिएशन भी पढ़ेंगे। अब मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा बताया कि फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन भी आप समझ गए हो कि हेमोग्लोबिन के अंदर Fe आयंस है और हर एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड करता है। अभी मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, अब आप ऑलरेडी पूरा समझ गए हो कि इससे ऑक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म होता है। ठीक है, सो फिजिकल सॉल्यूशन में, दैट इज ब्लड प्लाज्मा में 3% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरीड बाय डिसॉल्विंग इन द प्लाज्मा। ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है तो 3% ऑक्सीजन तो उसमें चला गया, वापस वही चीज है, बट यहाँ पे हमने उसको नाम दे दिया है अभी, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। So 97% of the oxygen is transported by the RBC. Oxygen binds with the hemoglobin in a reversible manner. Very important point. In a reversible manner. मतलब हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जो ज्वाइन होके ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना रहा है, वही डिसोसिएट भी हो सकता है, वो अलग भी हो सकता है, इसलिए हम इसे रिवर्सिबल रिएक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द ऑक्सीजनेशन। ठीक है, what it is called as? It is called as the oxygenation. Hemoglobin has 4 units that we have already seen, and this also we have already seen कि each molecule of hemoglobin can carry 4 oxygen molecule. Now this reaction will explain you कि how it is reversible. देखो, hemoglobin plus oxygen ये कब कंबाइन होगा? हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कब कंबाइन करेगा? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखो ये रिएक्शन से आपको बहुत सब चीज समझ में आ जाएगा। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कब रिएक्ट करेगा? जब हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा और लो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। समझ में आया? तो ऐसा कंडीशन कहाँ पर होता है? लंग्स में, क्योंकि हम इनहेल कर रहे हैं, हम एयर को इनहेल कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन का लेवल हमारे लंग्स में हाई है, कार्बन डाइऑक्साइड एज कंपेयर टू एयर कम है, तो वहां पे ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा। समझ में आया? ठीक है, तो लंग्स के अंदर क्योंकि हाई PO2 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मोर, एंड लो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो लंग्स के अंदर इसका फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब देखो जब ये टिश्यू के पास पहुंचेगा, अभी ब्लड से घूमते घूमते ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन हमारे टिश्यू के पास पहुंचेगा, तो टिश्यू में क्या प्रॉब्लम है? टिश्यू के अंदर क्योंकि एनर्जी जनरेट हो चुका है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। तो वो कंडीशन में जब CO2 ज्यादा है, हमारे टिश्यू में होता है कंडीशन, वहां पर ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और अलग होते ही हेमोग्लोबिन अलग हो जाएगा और आ जाएगा। अब ये जो हेमोग्लोबिन अलग हो चुका है वो खाली नहीं जाएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जाएगा। समझ में आया?
समझ में आया मेरी बात? व्हाट आई मीन टू से? ठीक है, यस मैम। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ. एनीबडी वांट्स मी टू रिपीट वंस अगेन? नहीं समझा है तो प्लीज. Yes, Miss. Repeat one time. वी आर सेइंग प्लाज्मा में उसका बात ही डिफरेंट है. वी आर मेनली टॉकिंग अबाउट दिस 97% ऑफ दिस ऑक्सीजन. ये जो 97% ऑफ ऑक्सीजन है ना, यस, इट विल कंबाइन विद द हेमोग्लोबिन. बट ये कब कंबाइन करेगा? व्हेन ऑक्सीजन का लेवल हाई होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होगा. तो ऐसा कंडीशन कहां पर होता है? हमारे लंग्स में, बिकॉज वी आर इनहेलिंग द एयर. ठीक है ना, क्योंकि हम एयर इनहेल कर रहे हैं, हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का लेवल हाई है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल थोड़ा कम है. तो ऐसे कंडीशन में फटाफट ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है टू फॉर्म ऑक्सी हेमोग्लोबिन. ठीक है, अब ये ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, सारे टिश्यूज में जाएगा, मेरे किडनी के पास जाएगा, लिवर के पास जाएगा, सब जगह जाएगा. वहां जाने के बाद क्या कंडीशन रहेगा? वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई रहेगा और ऑक्सीजन का लेवल कम है. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब हाई है और ऑक्सीजन का लेवल जब कम है हमारे टिश्यू में, उस टाइम पे ये जो कॉम्बिनेशन है ऑक्सी हेमोग्लोबिन का, जो कॉम्बिनेशन है वो डिसोसिएट हो जाएगा, अलग हो जाएगा. अलग होते ही ऑक्सीजन टिश्यू के पास चला जाएगा और हेमोग्लोबिन अलग हो जाएगा. अब ये जो अलग हेमोग्लोबिन है वो अकेला नहीं जाएगा, वो ये कुछ CO2 को लेकर जाएगा. इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है, Yes. सो अगेन द सेम थिंग बेटा. नाउ अगेन वही चीज है मैंने अभी जो आपको एक्सप्लेन किया. अगेन द सेम थिंग मैंने जो अंडरलाइन किया है, दैट पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, सो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, बाइंडिंग एंड डिसोसिएशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है. ज्यादा ऑक्सीजन होगा तो फॉर्मेशन, ज्यादा CO2 होगा तो डिसोसिएशन. बस मेरे को ये चीज एक्सप्लेन करना है आपको इस पीपीटी से. ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा, और अगर CO2 ज्यादा होगा तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन का अलग होगा, डिसोसिएशन होगा. ठीक है, तो सेम थिंग इज बीन गिवन ओवर हियर. लेट अस रीड आउट. इन आवर एल्वियोलाई, इन एल्वियोलाई मतलब हमारे लंग्स के अंदर हाई PO2 होता है एंड लो एंड लेस हाइड्रोजन आयंस होते हैं, कंसंट्रेशन होता है एंड लो टेम्परेचर होता है. तो देखो 4 फैक्टर्स मैंने बता दिए अभी. हाई PO2, लो CO2, हाइड्रोजन आयंस एंड लो टेम्परेचर. ये सब होने की वजह से all these 4 factors are favoring for the formation of oxyhemoglobin. अब डिसोसिएशन के लिए क्या होगा? इसका उल्टा होगा. लो ऑक्सीजन, हाई कार्बन डाइऑक्साइड, हाई H+ आयन एंड हाई टेम्परेचर. है ना, हाई टेम्परेचर क्यों? क्योंकि एनर्जी ऑलरेडी जनरेट हुई हमारे टिश्यू में, इसलिए वहां का टेम्परेचर कंपैरेटिवली हाई होता है. ये सारी कंडीशन में क्या होगा? डिसोसिएशन होगा ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन. समझ में आ गया बच्चा? So every 100 ml of oxygenated blood can deliver about 5 ml of oxygen to the tissues under normal physiological condition. ठीक है, 100 ml of oxygenated blood से सिर्फ 5 ml ऑक्सीजन टिश्यू तक पहुंचता है. ये वाला भी समझ में आ गया. So 4 factors: ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन एंड टेम्परेचर. हाई ऑक्सीजन, लो कार्बन डाइऑक्साइड, लेस हाइड्रोजन एंड लो ऑक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन में मदद करता है. इसका डिसोसिएशन में मदद करेगा. अगर लो कार्बन डाइऑक्साइड, लो ऑक्सीजन है, हाई कार्बन डाइऑक्साइड है, हाई H+ आयन है और हाई टेम्परेचर है, तो इट विल help in dissociation of the oxyhemoglobin. Is that very clear now, this part also? Now we are going to learn, by taking all these things in our mind, we are going to learn about the oxygen hemoglobin dissociation curve. Okay, this curve is very simple. Please try to understand with this graphical form.
See, on the x-axis we are plotting the partial pressure of oxygen, and on the y-axis we are calculating the saturation of hemoglobin with oxygen. ठीक है, तो मुझे बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा तब ये कॉम्बिनेशन ऑक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? फर्स्ट, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर ज्यादा है तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा? होगा। होगा। शाबाश, होगा। ठीक है ना, तो यही चीज हम इस ग्राफ से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये ग्राफ बहुत ही सिंपल सा, सिर्फ थोड़ा सा सोच, अभी जो आपने बोला ना उसका आंसर सेम यही चीज आपको ग्राफ में भी समझना है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर कम होगा तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा। बस यही चीज हमने इस ग्राफ से प्लॉट किया है। लेट अस से दिस, लेट अस अंडरस्टैंड इट। सो इट इज अ सिग्मॉइड कर्व। सिग्मॉइड मतलब ये एस शेप का ग्राफ होता है ना, उसे हम सिग्मॉइड कर्व बोलते हैं। obtained when percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against the partial pressure of this oxygen, है ना। परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया बेटा? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन को ही हम बोल रहे हैं कि कितना हेमोग्लोबिन सैचुरेट हुआ है विद ऑक्सीजन, मतलब कितना ऑक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, नाउ दिस इज यूज्ड टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक, इससे हमें और भी सारे फैक्टर्स पता चल जाएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर डिसोसिएट हो रहा है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ठीक है, H+ आयन ज्यादा है, ठीक है, ऑन बाइंडिंग ऑफ दिस ऑक्सीजन विद द हेमोग्लोबिन। नाउ यू कैन सी ओवर हियर, नाउ सी दिस ग्राफ। ओके, आई विल फर्स्ट टेल you this and then I will show you once again the graph. Now degree of saturation of hemoglobin with oxygen, maximum saturation of 9, that is 90% is at PPO2 in the alveoli. हमारे एल्वियोलाई में क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है इसलिए ज्यादा से ज्यादा सैचुरेशन हमारे एल्वियोलाई में हो जाता है. The degree of saturation decreases with the drop in the partial pressure of oxygen. Degree of saturation मतलब formation of oxyhemoglobin. फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहेमोग्लोबिन धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगा जैसे जैसे कम 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 ऑक्सीजन होते जाएगा, तो उसी को हम बोलेंगे डिसोसिएशन ऑफ. चलो अभी सब लोगों ने उसका ग्राफ करके पता जी of partial pressure of oxygen, only 50% saturation can be maintained. So let us see with the graph. देखो ये 20 है, ये 40 है, तो ये बीच वाला 30 है, तो 30% पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में कितना होता है ऑक्सीहेमोग्लोबिन फॉर्मेशन? 50% ऑफ ऑक्सीहेमोग्लोबिन फॉर्मेशन हो रहा है. तो ये ग्राफ आपको समझ में आया बेटा क्या है? अगर 30% 30 mmHg, ये प्रेशर है ना, 30 mmHg ऑफ पार्शियल प्रेशर है. प्रेशर हमेशा हम mm ऑफ Hg में कैलकुलेट करते हैं. अगर 30 mm ऑफ Hg है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो उस टाइम पे 50% ऑक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन हो जाता है. समझ में आया? यस. तो रिलेशनशिप बिटवीन ऑक्सी हेमोग्लोबिन सैचुरेशन मतलब फॉर्मेशन and oxygen tension is called as the oxygen dissociation curve, which is a sigmoid curve. You can see, अब आपको देखो ये ग्राफ समझ में आ जाएगा. जैसे जैसे का पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है, यस, जैसे जैसे अभी 30 पे 50% हो गया, अगर पार्शियल प्रेशर बढ़ गया 60 हो गया तो फिर और ज्यादा इसका सैचुरेशन हो जाएगा. अगर वापस 80 हो गया तो इतना बढ़ जाएगा. तो अभी हमने बताया 97% सैचुरेशन है, तो 97% मतलब यहाँ तक ही आकर ये पूरी तरह से सैचुरेट हो जाता है. 97% ऑफ द ऑक्सीजन इज बीन सैचुरेटेड. इज दैट वेरी क्लियर? देयरफॉर इट्स अ सिग्मॉइड कर्व. कि ऐसा नहीं है कि कितना भी ऑक्सीजन आते जाएगा तो वो 100 के ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं है. एक लेवल के बाद वो पूरी तरह से सैचुरेट हो जाएगा, उसके सारे Fe आयंस भर जाएंगे हेमोग्लोबिन के. समझा मेरी बात? यस.
Yes, ma'am. So this is the oxygen dissociation curve, which is also called as a sigmoid curve. अब यही चीज देखो यहाँ पे मैंने अच्छे से दिया है. This curve is shifted towards right. अब ये राइट साइड का है कि नहीं कर्व? ये राइट साइड में है ना कर्व. It is going towards the right hand side. Q. Due to high H plus ions, high carbon dioxide, high temperature and high DPG. DPG का full form क्या है? 2,3-diphosphoglycerate, which is formed in the RBC during the glycolysis. ठीक है? So because of this, it is shifted to the right. Now again, this diagram you can understand more detail. देखो, ये पहला वाला था ये ग्राफ. ये रेड लाइन जो आपको दिख रहा है, you can see this red line. ये रेड लाइन अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये 30% 30 mm ऑफ Hg पे 50% सैचुरेशन हो रहा है. फिर और आगे जाएंगे तो और आगे 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 होते होते एक ये स्टेशनरी लाइन. बट shift you can see when the shift is towards the right side. ये क्या बताता है? अगर ये shift right hand side है मतलब क्या? सैचुरेशन कम हो रहा है ना. समझा मैं क्या बोल रही हूँ बेटा? ये जो नीचे वाला डॉट दिख रहा है आपको, नीचे वाला डॉट, ये अगर ऐसा ग्राफ आ रहा है, अगर ये शिफ्ट हो रहा है राइट हैंड साइड में, इसका मतलब फॉर्मेशन हो रहा है कि डिसोसिएशन हो रहा है? टेल मी. Dissociation. शाबाश. देखो क्यों डिसोसिएशन हो रहा है? देखो अभी ये जो पॉइंट है, अब यहाँ पर ही यू कैन सी ओवर हियर, अगर ये शिफ्ट राइट साइड में है मतलब कि CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है और तभी ज्यादा फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है. पर अगर आप ऊपर वाले कर्व को देखो, ऊपर वाला बहुत बढ़ के हो रहा है, मतलब यहाँ सैचुरेशन होते जा रहा है. यहाँ पे अगर इस साइड से हम प्लॉट करेंगे बाय एक्सिस से, तो ऊपर वाला जो शिफ्ट है, दैट मींस दैट शोज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फॉर्मेशन. तो अगर the shift is towards left, that is showing formation. If the shift is towards right, it shows dissociation. समझ में आ गया? अगर शिफ्ट लेफ्ट साइड में है तो फॉर्मेशन, अगर वो कर्व अगर राइट साइड में है तो डिसोसिएशन. कर्व अगर लेफ्ट साइड में शिफ्टेड है, दैट मींस फॉर्मेशन. इज दैट वेरी क्लियर? इसी Yes. को हम बोर्स इफेक्ट बोलते हैं. बहुत ही सिंपल है, सिर्फ नाम बड़े बड़े हैं. इसी को हम बोर्स इफेक्ट कहते हैं. You can see over here which has been written down. Increase in the pCO2 tension in the blood, what it is bringing? A shift towards the right hand side, which is showing the oxygen dissociation curve, thereby decreasing the affinity of the hemoglobin for oxygen. This is called as the Bohr's effect. इसी को हम बोर्स इफेक्ट बोलते हैं. मतलब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व से हम बोर्स इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं. बोर्स ने क्या बताया कि अगर ये शिफ्ट राइट हैंड साइड पे है मतलब कि अब इसकी तैयारी हो गई है डिसोसिएशन की, क्योंकि CO2 का लेवल हाई है, तभी वो ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ झुक रहा है. अगर ये ग्राफ ऊपर की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ उठ रहा है, मतलब कि फॉर्मेशन हो रहा है. This was been observed with the help of a graph by a scientist Bohr, and therefore it is called as the Bohr's effect. Understood? Understood all of you? Yes, ma'am. Yes. You can take a screen. Take a screenshot. Now, अभी मैंने आपको ऑक्सीजन में एक और इफेक्ट बताया था, दैट वाज द हेल्डेन्स इफेक्ट. अभी देखो नाम बड़े बड़े हैं, मतलब बहुत ही सिंपल सा है. हेल्डेन, obviously Helden is the name of a scientist. What he told कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन,
देखो अभी अच्छे से समझो, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, हेल्डेन्स इफेक्ट एंड द बोर्स इफेक्ट। हाउ इट इज बीन कनेक्टेड? देखो ऑक्सी हेमोग्लोबिन फंक्शन एज अ एसिड, और जो भी एसिड होता है, यू हैव लर्न इन केमिस्ट्री, एसिड्स आर रिलीजिंग हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, तो ये जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन फंक्शन है ना, ऑक्सी हेमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन है ना, इट एक्ट एज अ एसिड। तो क्योंकि एसिड है, ये हाइड्रोजन आयंस को रिलीज कर रहा है, thus decreases the pH of blood। pH ऑफ ब्लड को डिक्रीज करेगा कि नहीं, क्योंकि ये एसिड है। तो व्हाट विल हैपन? HCO3 plus H plus ions will give you H2CO3, and this H2CO3 will release the water and the carbon dioxide. ठीक है, so binding of oxygen with hemoglobin tends to displace CO2 from the blood, and this phenomenon is called as the Haldane effect। मतलब क्या? ये जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन रहा है, इसके वजह से ही CO2 भी फॉर्म हो रहा है। इतना सब बोलने का मतलब क्या था मेरा, कि ये जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन रहा है ना, इसी से CO2 भी बनता है। कैसे बनता है ये देखो, आपके सामने रिएक्शन है कि HCO3 जो हमारे टिश्यू में प्रेजेंट है और H प्लस आयन जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन ने रिलीज किया, इन दोनों को मिलके H2CO3 बना, और H2CO3 से क्या बनेगा? वाटर एंड CO2 बनेगा। तो कहीं ना कहीं हेल्डेन ने क्या बताया कि कहीं ना कहीं ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन CO2 बनाने में मदद करता है, और ये CO2 बनेगा तभी ये डिसोसिएट हो पाएगा। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? क्योंकि इसका डिसोसिएशन होना भी तो जरूरी है ना, जब ये डिसोसिएट होगा तभी तो टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंच पाएगा। तो व्हाट हेल्डेन हैज ऑब्जर्व्ड एंड टोल्ड कि फॉर्मेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसोसिएशन। मतलब ये जो फॉर्म हुआ है वो अपना डिसोसिएशन का तैयारी ऑलरेडी कर लेता है। कैसे कर लेता है? बाय फॉर्मिंग द CO2। कैसे CO2 फॉर्म होता है? क्योंकि हमने पढ़ा कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन एक एसिड का काम करता है, और एसिड हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। तो हमारे जो टिश्यूज में HCO3 प्रेजेंट है, वो H प्लस आयन के साथ रिएक्ट करेगा। H प्लस आयन किसने दिया? ऑक्सी हेमोग्लोबिन ने दिया, क्योंकि वो एक एसिड है। समझ में आ रहा है सबको? क्योंकि वो एक एसिड है, उसने H प्लस आयन दिया। ये H प्लस आयन जो है HCO3 के साथ कंबाइन करेगा और क्या बनाएगा? H2CO3 बनाएगा। H2CO3 से ही कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो अभी हमने पढ़ा, थोड़ी देर पहले अभी हमने पढ़ा कि व्हाट वी हैव लर्न कि फॉर्मेशन के लिए ऑक्सीजन हाई होना चाहिए, पर डिसोसिएशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हाई होना चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑलरेडी बनते जा रहा है क्योंकि ऑक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म हुआ है। तो जितना ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनेगा उतना CO2 भी बनते जाएगा, और यही CO2 फॉर्मेशन इसके डिसोसिएशन में भी मदद करेगा। Is that very clear, all of you? So binding of O2 with hemoglobin tends to displace CO2 from blood, and this phenomenon is called as the Haldane effect. Okay, so Haldane effect is important in promoting the CO2 transport, and Bose is important in promoting the O2 transport, and therefore both the effects are complementary with each other. Is that very clear? ये वाला भी समझ में आया कि नहीं सबको? Yes, ma'am. Yes. Anybody, those who have not understood? Do you want me to repeat? If you have not understood, I will again repeat it. Ma'am, repeat once again. Huh? Acha, Anurag is telling me, please repeat. Okay, I will repeat it once again. So, just a second. See, we have already seen the Bohr's effect. ठीक है? Bohr's effect में क्या बताया कि अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा, अगर CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा। ठीक है, अभी तक हमने बोर से यही समझा था कि बोर्स ने क्या बताया, अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो हमें ये कर्व लेफ्ट साइड में मिलेगा, और अगर CO2 ज्यादा है तो ये कर्व झुक जाएगा और राइट साइड में मिलेगा।
कर्व झुक रहा है मतलब कि डिसोसिएशन हो रहा है। अब यही चीज को हेल्डन ने अपने तरीके से समझाया। हेल्डन ने कहा कि जो फॉर्मेशन हो रहा है वो अपने डिसोसिएशन का पहले से तैयारी करके रख रहा है, ठीक है। जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा है वो अपना डिसोसिएशन का पहले से तैयारी कर रहा है। तो फिर सबने पूछा ऐसे कैसे, क्योंकि उसके लिए तो CO2 का जरूरत है। तो फिर हेल्डन ने एक्सप्लेन किया कि कैसे ऑक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन CO2 फॉर्मेशन में मदद करता है। तो व्हाट ही एक्सप्लेन कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन इज एन एसिड एंड एज इट इज एन एसिड इट रिलीजेस हाइड्रोजन आयंस। तो फिर क्या होता है इस हाइड्रोजन आयन का, ये हाइड्रोजन आयन जाके फटाफट HCO3 के साथ कंबाइन करता है और क्या बनता है, H2CO3 बन जाता है। अब H2CO3 वापस H2O and CO2 बनेगा। मतलब क्या, इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन से कहीं ना कहीं CO2 भी बन रहा है, और क्योंकि CO2 बन रहा है तो आसानी से इसका डिसोसिएशन हो पाएगा। सो हेल्डन ने CO2 का ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया और बोर्स ने ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया, और ये दोनों भी इफेक्ट एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे से कोरिलेटेड है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। So both Heldon's effect and the Bohr's effect are complementary to each other. Is that very clear? Now, Anurag, have you understood, beta? Anurag, have you understood, bacha? Okay. So, you can see Heldon versus Bohr's effect. How you can memorize? You can take again a screenshot if you want. Heldon's effect describes how oxygen concentration determines hemoglobin affinity for carbon dioxide. कैसे याद रखोगे? H for hemoglobin, A for affinity and Dane for carbon dioxide. And Bohr's effect describes how carbon dioxide and H plus ion affects the hemoglobin Ft for oxygen. So Bohr's oxygen hydrogen release in the tissue. Understood? Now, अब इससे रिलेटेड हम एक और टॉपिक छोटा पढ़ते हैं, दैट इज द कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड अलग, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग। सो एफिनिटी का हेमोग्लोबिन का प्रॉब्लम क्या है पता है? हेमोग्लोबिन को ज्यादा एफिनिटी है। अगर एक साइड कार्बन मोनोऑक्साइड है और एक साइड कार्बन डाइऑक्साइड है तो हेमोग्लोबिन को किससे ज्यादा एफिनिटी है? हेमोग्लोबिन को कार्बन so 250 times more than the oxygen also. मतलब अगर मैंने ऑक्सीजन रख दिया, कार्बन डाइऑक्साइड रख दिया और कार्बन मोनोऑक्साइड रख दिया तो ये हेमोग्लोबिन जाकर किसके साथ कंबाइन करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, बिकॉज इट इज हैविंग मोर एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसी की वजह से एक प्रॉब्लम होती है विच वी कॉल एज द कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ठीक है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर एयर में ज्यादा है तो वो ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल भी कंबाइन नहीं करेगा, वो फटाफट कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ही कंबाइन करेगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन से क्या बनता है? कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। डोंट गेट कंफ्यूज। देखो कौन कौन से हेमोग्लोबिन अभी तक आपने पढ़े हैं? अभी तक आपने यहाँ कार्बामिनो हेमोग्लोबिन, CO2 plus is called as कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। अब मैं आपको क्या बता रही हूँ यहाँ पे? कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। तो CO2 plus हेमोग्लोबिन इज कॉल्ड एज कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। समझ में आया? पर CO2 plus HB is called as कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। तो सी व्हाट हैपेंस, ये कब होता है? You all know that कि अगर कोई गैरेज है, समझो कोई गैरेज है जहाँ पे कंबशन हो रहा है, यस। सो अगर कोई स्टोव है, स्टोव अगर कोई जला रहा है, स्टोव जला रहा है और पूरा रूम पैक है, पूरी तरह से रूम पैक है, तो वो जो इंसान है अगर वहां पे उस रूम में थोड़ा भी वेंटिलेशन नहीं तो वो इंसान घुट के मर सकता है, बिकॉज ऑफ दिस कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के वजह से। बिकॉज
जो स्टोव अगर होता है, जब भी हम कोई चीज बर्न करते हैं तो इससे CO फॉर्मेशन होता है, और अगर वहां पे वेंटिलेशन नहीं है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, तो द पर्सन कैन डाई। सो क्या क्या उसके सिम्टम्स नजर आते हैं हमें? नौशिया, नौशिया मतलब वॉमिटिंग जैसा फीलिंग होना, वॉमिटिंग, फटीग, फटीग मतलब टायर्डनेस, सीवियर हेडेक, कंफ्यूजन, ड्राउजीनेस मतलब नींद आना, फास्ट हार्ट रेट, अनकॉन्शियसनेस, कन्वल्शन, कन्वल्शंस मतलब ऐसा हिलना, कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर्स एंड दी डेथ। Okay. चलो, now it's a quiz time. Tell me who will answer. स्नेहा, स्नेहा, Yes, miss. चलो बताओ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए? How many oxygen molecules are carried by the Tell me fast on your video. All of you on your video. चलो फटाफट tell me the first question के आंसर। स्नेहा, इतना टाइम लगेगा बोलने के लिए? शेरॉन ने पहले ही हाथ 75%. ऊपर किया। वापस बोलो। 97%. How many oxygen molecules are carried by each hemoglobin molecule? एक hemoglobin molecule कितना ऑक्सीजन कैरी करता है? Tell me fast. See, many children have raised their hand. Sneha, what you were doing in full lecture? See, all of them have raised the hand. Only you don't know the answer. Huh? On your video fast. Sneha, on your video. बताओ जल्दी से। एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितना ऑक्सीजन कैरी करता है? मैंने अभी आपको दिया था ना, यू विल टेलिंग मी द आंसर। आई कितना कैरी करेगा? ये वाला पीपीटी दिखाया था कि नहीं मैंने? दिखाया था कि नहीं? Yes, हाँ, तो ma'am. इससे आपको ये वाले पीपीटी से क्या समझा था? It carries 97% of oxygen. हेमोग्लोबिन, एक हेमोग्लोबिन इतना कैरी करता है क्या? आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं आपको हिंदी में भी बोल रही हूँ, इंग्लिश में भी बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ एक हेमोग्लोबिन कितना कैरी करता है? 4. हाँ, 4. यू विल बी राइटिंग इट 10 टाइम्स। ये जो रिएक्शन है ना, ये पूरा थिंग आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको 10 बार लिखोगी और मेरे को नेक्स्ट लेक्चर में दिखाओगी। So one hemoglobin carries 4 oxygen molecules. How many? 4 oxygen molecules. How? Because एक हेमोग्लोबिन के अंदर 4 Fe+ आयन्स होते हैं और हर एक Fe+ आयन एक एक ऑक्सीजन को कैरी करता है, इसीलिए one hemoglobin will carry 4 oxygen molecule. Next, Sanika. Sanika, you will be telling me the second question का answer. सानिका, सानिका, हाँ नहीं तो बोलो। Yes, ma'am. इतना टाइम लगता है आप लोगों को हाँ बोलने के लिए, यस मैम करने के लिए? सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बताओ। हाँ मैम।
बताओ, हाउ डज डिफ्यूजन ऑफ गैस टेक्स प्लेस? ये कल के लेक्चर का है, ऑन योर वीडियो। मैं जिसको क्वेश्चन पूछ रही हूँ दे शुड ऑन द वीडियो। कल के लेक्चर में मैं नहीं, क्यों क्यों नहीं थी? चलो आज अब आप आज के लेक्चर का बताओ, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बताओ आप। सानिका, यू टेल मी द फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। आज के लेक्चर में तो प्रेजेंट हो ना मेंटली, हाँ या नहीं? ऑन योर वीडियो। सानिका ऑन योर वीडियो। अभी इसके बाद मैं नहीं बोलूंगी, आई एम गोइंग टू रिमूव यू, और इसके बाद फिर आई विल नॉट ज्वाइन यू इन एनी ऑफ माई क्लास, बिकॉज एक ही चीज बार बार बोलने को है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आपको बार बार पीछे क्या पढ़ने का एक ही चीज के लिए। टीचर पता नहीं आंसर। No, no, I'm going to remove you and you're not going to be in my class again. I don't want. इतना टाइम लगता है आपको, मैं इतने बार से चिल्ला रही हूँ तो भी आपको इतना टाइम लगता है बोलने के लिए, एक इतना आंसर बोलने के लिए। मैं कब चिल्ला रही, सानिका सानिका ऑन योर वीडियो, हैव यू on your video? You will not be entered, you will not be entering in my class next time. Same. Darshana, Yes, miss. on your video fast. चलो बताओ मुझे बेटा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ। This diffusion of gas takes place when there is difference in partial pressure. Very good beta, very good answer. Whenever there is a difference in the partial pressure, when there is a high partial pressure of oxygen, diffusion will take place. Means कोई भी partial pressure अगर high है, very perfectly told the answer, good girl. Now you can off your video. Good. Next, Aman. Aman batch 3. Aman batch 3. Aman. I'm messaging also the name Aman also. Aman batch 3, na? Okay. So next, Sahil Award. Sahil Award. Yes, ma'am. Beta, please on your video. Chalo, tell me the answer for third question. Sahil, can you Yes, tell me the answer for third question? Force breathing, also known as hypernia, is a What? mode of It is called as what? गूगल से देख के आंसर बताने को नहीं बोला है, जो कल पढ़ाया था वो बताने को बोला है। What is forceful inhalation called as? See, many people have raised their hand. Nikita, will you tell me, beta? You have raised the hand. Tidal volume. Forceful inhalation. Inhalation. No. Sharon, will you tell, beta? Is complemental air or inspiratory reserve volume. Shabash. Okay, that is the, see this wala PPT.
Very good, right answer. What is forceful inspiration called as? It is called as the complementary air or IRV, inspiratory reserve volume. How much? 500 to 3000 ml in volume. ये टेबल मैंने आपको लिखने के लिए बोला था. All of you have done it homework. Yes, ma'am. Yes. तो करने के बाद भी आपने सिर्फ ऐसे सिर्फ छापा है क्या? उसको पढ़ के अच्छे से रीड करके नहीं लिखा है क्या? सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है, दिमाग में नहीं डाला है. नेक्स्ट, व्हाट इज डेड स्पेस एंड गिव इट्स वॉल्यूम? समृद्धि पाटिल, Yes, ma'am. बताओ फोर्थ क्वेश्चन का आंसर. Part of respiratory tract जो gaseous exchange में involved नहीं होता. शाबाश. जो गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं रहता है और जो हमारे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पड़ा हुआ रहता है. व्हाट इज द वॉल्यूम? कैन यू टेल मी द वॉल्यूम? 150 ml. Very good. It is 150 ml. Shabash. Very good. Next is the Bhushan. Bhushan, batch 1. Yes, ma'am. बेटा फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बताओ. फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बताओ. Yes. Tell me answer for fifth question fast. आता है या नहीं आता है? नहीं आता हूँ. आप लेक्चर में नहीं थे आज, था. तो फिर अब भी तो लास्ट टॉपिक यही पढ़ाया है. See, many children have raised the hand. अंकिता राणे, अच्छा शी हैज फॉर ये कर रही है, वो ज्वाइनिंग के लिए है. No. आस्था राठौड़, आस्था राठौड़, मनाली चौहान. Yes, ma'am. फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बता पाओगी? मैम CO कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस होता है. इट इज odorless and it causes many diseases in human beings. Okay, very good. Next is the Ajinkya Patil. Yes, ma'am. लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा. Yes, ma'am. Out of the carbon dioxide. Try. I will help you. Try तो करो. Yes, ma'am. Yes. How does the carbon dioxide pollution takes place according to the Hilton? The Hilton effect describes how oxygen concentration determine the hemoglobin affinity for carbon dioxide. How? That is what I'm asking, no? Who knows the answer? 5 have raised the hand. How? चलो बताओ मुझे. Who will tell me the answer? Voluntarily you only mute, अपने आप को unmute करके बोलो. Miss, हाँ बोलो बेटा बोलो. Miss, HCO3 ion combines with H plus ion to give H2CO3. Then H2CO3 gives diffuses to form H2O plus CO2. ओके, तो आपने मुझे रिएक्शन बताया, पर मैंने आपको क्या पूछा है कि हाउ इट इज बीन फॉर्म. मींस ये H प्लस आयन आया किधर से? Miss, ऑक्सीहीमोग्लोबिन से. किधर से? ऑक्सीहीमोग्लोबिन. क्यों ऑक्सी हेमोग्लोबिन देता है? एसिड है वो. Acid है वो, ma'am. रिलीज H plus आयन रिलीज करता है.
शाबाश। तो आपको ऐसे स्पेसिफिकली आंसर देना होता है बेटा, ठीक है। आपको क्या पूछा गया है कि ऑक्सी CO2 कॉन्सेंट्रेशन कैसे होता है अकॉर्डिंग टू हेल्डेन, तो आपको स्टार्ट ही ऐसे करना है बेटा आंसर कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन एक एसिड है, और क्योंकि वो एक एसिड है वो H+ आयन रिलीज करता है, और ये H+ आयन के वजह से ही CO2 फॉर्मेशन होता है। दिस इज द वे यू हैव टू टेल द आंसर। समझ में आया बेटा? हेल्डेन का एम्फोसाइज किस पे है कि वो एक एसिड है, और एसिड है तो H+ आयन रिलीज होता है, और ये H+ आयन से ही CO2 फॉर्मेशन होता है। ओके, चलो ठीक है, very good. So I hope this much is very much clear to all of you. Read the textbook. Today we have completed all the part of the oxygen transport. ये पूरा पार्ट देखो, ये वाला पूरा साइड आज हमारा पढ़, we have seen oxyhemoglobin, we have seen dissociation, we have seen the curve, we have seen the Bohr's effect, and we have seen the Halden's effect. Next lecture में we will be seeing the CO2 का transport. Is that very clear? हेलो, हाँ बोलो। नोटबुक में क्या लिखना है? हाँ नोटबुक में कुछ लिखना है? हाँ, CO2 का ट्रांसपोर्ट लिखना है ना आपको, टेक्स्ट बुक से देखकर ये ग्राफ प्लॉट करना है, और यू हैव टू राइट डाउन हेल्डेन्स इफेक्ट। ये जो भी आज मैंने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट आपको पढ़ाया है वो सब आपको टेक्स्ट बुक से देखकर लिखना है इन शॉर्ट, विद द बोर्स इफेक्ट का कर्व। समझा? Yes. Yes, ma'am. ओके, तो शैल वी स्टॉप? नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी सीइंग CO2 का ट्रांसपोर्ट।